नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरी चौहान। देवभूमि के दंगल में आपका स्वागत है और देवभूमि के दंगल में जिक्र आज नुकसान हुआ भारी, यात्रा की तैयारी। देवभूमि उत्तराखंड में केदारनाथ के मुद्दे पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है और दरअसल केदारनाथ में आई दैवीय आपदा के बाद सरकार की ओर से चलाया जा रहा रेस्क्यू ऑपरेशन संपन्न हो गया है। लेकिन सरकार का दावा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन में 15,000 लोगों का रेस्क्यू किया गया। अब इस सफल रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जमकर सराहना भी की गई। राज्यपाल से लेकर तमाम तीर्थ पुरोहित जो हैं वो बीजेपी संगठन मुख्यमंत्री के प्रयासों की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। और वहीं रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होते ही सीएम धामी ने केदारनाथ के लिए फिर हवाई सेवा शुरू करने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने केदारनाथ पैदल मार्ग बंद होने के चलते हेलीकॉप्टर के जरिए यानी कि किराए में भी 25% छूट देने की घोषणा की है, जिस पर विपक्ष ने सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस का कहना है कि आपदा के समय में सरकार लोगों की जान से खिलवाड़ कर रही है और हेली कंपनियों को लाभ पहुंचाने का काम कर रही है। वहीं आपदा पर मचे इस सियासी घमासान के बीच नैनीताल हाईकोर्ट ने एक बार फिर से धामी सरकार की चिंता बढ़ा दी है। दरअसल हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा में फैली अव्यवस्थाओं को लेकर हो रही लगातार घोड़ों की मौतों के मामले पर भी दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई की और कोर्ट ने नोटिस जारी कर एक बार फिर से जिम्मेदारों से जवाब तलब किया है। कोर्ट के इस आदेश के बाद विपक्ष एक बार फिर से सत्ता पक्ष पर हमलावर हो गया है। आज इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर विस्तार से चर्चा करेंगे। पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। से 31 जुलाई को केदारनाथ में आई भीषण तबाही के जख्म उत्तराखंड को लगातार नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसी दैवी आपदा से एक और जहां केदारनाथ यात्रा मार्ग पूरी तरह से बाधित हो रखा है, तो वहीं दूसरी ओर प्रदेश के अन्य स्थानों में अतिवृष्टि से नुकसान भी लगातार बढ़ रहा है। अनुमान है कि इस आपदा में उत्तराखंड को 2 से 2,500 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ है। हालांकि राहत की बात यह है कि केदारनाथ में चल रहा रेस्क्यू ऑपरेशन संपन्न हो गया है। सरकार ने 15,000 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया है। वहीं मुख्यमंत्री का कहना है कि रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होने के बाद सरकार का ध्यान अब केदारनाथ की स्थिति को सामान्य करना है। वहीं मुख्यमंत्री ने केदारनाथ पैदल मार्ग बंद होने के चलते हेलीकॉप्टर के किराए में 25% छूट देने की भी घोषणा की है, जिस पर विपक्ष ने सवाल खड़े किए हैं। केदार घाटी की जो ये आपदा हुई है इसमें काफ़ी नुकसान हुआ है, बहुत नुकसान हुआ है। 29 स्थानों पर, छोटे बड़े 29 स्थानों पर सड़क का संपर्क मार्ग कट गया है और सबसे ज़्यादा भूस्खलन बीच में हुआ है, जहां पर 150 मीटर से ज़्यादा रोड पूरी बह गई है। लेकिन हम तत्काल भारत सरकार के सहयोग से, राज्य सरकार के सभी अधिकारी, जिला प्रशासन के लोग, हमारे यहाँ के सभी जनप्रतिनिधिगण, पंडा समाज, पुरोहित समाज, धार्मिक संगठनों के लोग, हमारे सभी सामाजिक संगठनों के लोगों ने मिलकर, व्यापार मंडल के लोगों ने, इस समय पंचायत के प्रतिनिधियों ने आगे बढ़कर इस आपदा में काम किया है और उसके कारण से जो बड़ी आपदा होने के बाद भी लोगों को बचाया जा सका है, लोगों का रेस्क्यू अभियान पूरा किया जा सका है। और अब हमारा पूरा फोकस है कि जल्दी से जल्दी फिर से केदार घाटी सामान्य हो। केदार घाटी में जो यात्रा अगले आने वाले 10-15 दिनों में, चूँकि मौसम ठीक हो जाएगा और मानसून भी अपने अंतिम चरण में होगा,
तो उस यात्रा के लिए हम पूरी तैयारी करें। समझ से परे है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का राज्य सरकार का आखिर सलाहकार है कौन, क्योंकि ये ऊट पटांग निर्णय है। अभी स्थितियां सामान्य नहीं हुई हैं। राज्य के कई जिले ऐसे हैं जो आपदाग्रस्त हैं। क्लाउड बर्स्टिंग कह लीजिए, अतिवृष्टि, ओलावृष्टि और भूस्खलन से जगह जगह मार्ग बाधित हैं और रेस्क्यू ऑपरेशंस में सारी शक्ति जा रही है राज्य की, जो अन्य विकास कार्यों में जानी चाहिए थी। पूरा राज्य ऐसा लग रहा है कि स्टैंड स्टिल पर आ गया। एनडीआरएफ, फिर एसडीआरएफ और अब तो सेना की मदद लेनी पड़ रही है। सेना मैदान में कूद चुकी है और एयरलिफ्ट कराना बहुत महंगा पड़ रहा है। ऐसे में मॉनसून के दौरान यात्रा कराने का पहले तो निर्णय ही बहुत अटपटा है, लेकिन अगर यात्रा करानी ही थी तो स्थितियां तो सामान्य हो जाने देते। इस तरह से आप क्या साबित करना चाह रहे हैं कि आपकी प्राथमिकता रेवेन्यू कलेक्शन है? क्या आपके लिए राजस्व ज्यादा कीमती है लोगों की जान माल से ज्यादा? लोग यहाँ आते हैं बाबा के दर्शन करने, मनोकामना पूर्ण कराने, अच्छी यादें उत्तराखंड से ले जाने, और लोग अपने परिजन खोकर जा रहे हैं। वहीं एक तरफ जहां राज्य सरकार सफल रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए राहत की सांस ले रही थी, कि इसी बीच नैनीताल हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा में फैली अव्यवस्थाओं और लगातार हो रही घोड़ों की मौतों के मामले पर दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई की। याचिका में घोड़े खच्चरों पर हो रहे अत्याचार का मुद्दा उठाया गया है। याचिका में कहा गया है कि चारधाम यात्रा में अब तक 600 घोड़ों की मौत हो गई है, जिससे इस इलाके में बीमारी फैलने का खतरा बन गया है। इसके साथ ही याचिका में कहा गया है कि चारधाम यात्रा में भीड़ लगातार बढ़ रही है, जिससे जानवरों और इंसानों को खाने रहने की समस्या आ रही है। दोस्तों, कल उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल में चारधाम यात्राओं से जुड़ी हुई 2 जनहित याचिकाओं पर सुनवाई हुई, जिसमें से एक याचिका मेरी अजय गौतम की, दूसरी गौरी मुलेके की थी, जिसमें हमने यह बताया है विस्तार पूर्वक कैसे कि चारधाम यात्राओं में, चाहे वो हेमकुंड की बात करें, केदारनाथ ट्रैक की बात करें, यमुनोत्री की बात करें, जहाँ भी यात्रियों को ले जाने के लिए घोड़ा खच्चर की इस्तेमाल होता है, किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने के लिए उनके साथ एट्रोसिटी की जाती है, हर तरीके का अत्याचार किया जाता है, यहाँ तक कि उसने नशीली दवाइयाँ तक दी जाती हैं ताकि जब वो ज़्यादा से ज़्यादा चक्कर लगा सके, और अधिक से अधिक आय के चक्कर में उन जो घोड़े हैं, खच्चर हैं, उनकी मौत हो जाती है, और उनका मौत होने के बाद कैसे उनके शवों को इधर उधर घाटियों में या नदी किनारे फेंक दिया जाता है। हम यात्रा को लेकर के सरकार बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, लेकिन जैसे ही चारधाम यात्रा शुरू हुई सरकार के दावों की पोल खुल गई। और हम तो पहले से ही कह रहे थे कि अधिकारी और मंत्री समय पर एसी कमरों से बाहर ही नहीं निकल रहे हैं। जब व्यवस्थाएं चाक चौबंद करनी चाहिए थी, निरीक्षण करना चाहिए था, काम करवाने चाहिए थे, तब आपने उदासीनता बरती। उसी का खामियाजा चारधाम यात्रा शुरू होने के बाद श्रद्धालुओं को, राम जनमानस को भुगतना पड़ा। आप देख लीजिए जगह जगह मार्ग बाधित हुए, लेकिन कोई सुध लेने वाला नहीं था। अब केदारनाथ में आप देख लीजिए कितनी बड़ी आपदा आई है। आप चारधाम के अन्य रूटों पे चले जाइए, हर जगह यही स्थिति है, और अन्य जनपदों में भी जगह जगह जो है मलबा आने से, मार्ग बाधित होने से जनमानस अस्त व्यस्त है। देखिए शिवम जी, इसमें चारधाम की यात्रा जो है हमारे आदिकाल से चली आ रही है। उत्तराखंड बनने के बाद जो व्यवस्थाएं बननी चाहिए थी वो आज तक हम बना नहीं पाए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और उत्तराखंड आपदा की दृष्टि से बड़ा संवेदनशील प्रदेश है। हमने जो उत्तराखंड मांगा था वो इसलिए ही मांगा था कि यहाँ पर जो हमारी देवभूमि है उसको कैसे हम संजो कर रखें, कैसे हम पर्यावरण को बचाते हुए विकास की ओर बढ़ें। लेकिन राज्य सरकारों ने कभी इस ओर ध्यान ही नहीं दिया। केवल अपनी सरकारें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस बनाने में मशगूल रहे। जनता ने भी उनको स्वीकार भी किया। उन्होंने झूठे आडंबर कराकर अपनी पब्लिसिटी जो इकट्ठा की, उसके कारण से उन्होंने सरकार तो बना ली, लेकिन मूल जो व्यवस्थाएं हैं वो आज भी उत्तराखंड उनके लिए आज उनकी बाट झो रहा है। और चारधाम यात्रा जिस तरीके से जो हालात हैं उसमें आपने देखा कि केदारनाथ में हालात बुरे हैं, कहीं रास्ते बह जा रहे हैं, कहीं पुल बह जा रहे हैं, पुलों की सर्वे सही नहीं है, कहीं पर पुल जो नेशनल हाईवे पर बनने वाले ब्रिज हैं वो टूट जा रहे हैं, और सड़कों की तो हाल ही बुरे हैं। आपने कहा कि हम ऑल वेदर रोड बनाएंगे, ऑल वेदर रोड का हाल बुरा है। तो सरकार को जो हाईकोर्ट ने फटकार लगाई वो लाजमी है। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारे एसओसी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी 24 घंटे आपदा को लेकर के स्वयं वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट जी
ने अपने संगठन को भी आपदा राहत कार्यों में सहयोग देने के लिए निर्देशित किया है और इसी के तहत भारतीय जनता पार्टी ने बागेश्वर, अल्मोड़ा, उत्तरकाशी, टिहरी और रुद्रप्रयाग जिले में जिस तरह के जो आपदा की घटनाएं हुई हैं, बादल फटने की जो घटनाएं हुई हैं, भारी नुकसान वहां पर हुआ है, इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अधिक से अधिक अपना सहयोग आपदा राहत कार्यों में दें और आपदा कितना नुकसान कहाँ हुआ है इसको लेकर के आकलन करने के लिए भी एक समिति, उच्च स्तरीय समिति प्रदेश स्तर पर गठित की गई अलग अलग जिलों के लिए। कुल मिलाकर राज्य में केदारनाथ में आई आपदा के बीच हेलीकॉप्टर सेवा को शुरू करने और 25% की छूट देने के साथ ही कोर्ट की ओर से चारधाम यात्रा में फैली अव्यवस्थाओं को लेकर जारी किए गए नोटिस पर सियासत गर्मा गई है। सवाल ये है कि आखिर क्यों बार बार आ रही आपदाओं से हम सबक नहीं ले रहे हैं? क्या सरकार का ध्यान सिर्फ चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ का आंकड़ा बढ़ाने पर ही है या फिर इससे होने वाले नुकसान पर भी? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। तो देवभूमि के दंगल में आज चर्चा इसी बात को लेकर, एक तो चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं को लेकर सवाल पहले ही बहुत उठाए जा चुके हैं और व्यवस्थाओं को लेकर कोर्ट में जो जनहित अव्यवस्थाओं को लेकर, माफ कीजिएगा, जो कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई उस पर भी सुनवाई हुई। अब राज्य सरकार से जवाब तलब किया गया है। दूसरा, जो चारधाम यात्रा के बीच अभी केदारनाथ धाम में कैसा मॉनसून है, क्या स्थितियां हैं, क्या वो स्थितियां और परिस्थितियां इस बात की इजाजत राज्य सरकार को देती हैं कि इस हेली सेवा की शुरुआत की जाए। रेवेन्यू कलेक्शन करना अच्छी बात है, आर्थिक मजबूत हो, हम सब चाहते हैं, लेकिन किसी के साथ किसी की जिंदगी से खिलवाड़ ना हो, ये भी हम सब चाहते हैं। इसी के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, आपका परिचय करा देते हैं। राजेश्वर पैन्यूली जी हैं, बीजेपी से, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। केंद्रीय प्रवक्ता शांति प्रसाद भट्ट जी हैं, यूकेडी से, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और हमारे साथ नैनीताल हाई कोर्ट के अधिवक्ता भी हैं अजय गौतम जी, जो कि याचिकाकर्ता भी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में जुड़ने के लिए। वरिष्ठ पत्रकार हैं कुलदीप राणा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में जुड़ने के लिए। बीजेपी प्रवक्ता से आज शुरुआत करेंगे, राजेश्वर जी से। राजेश्वर जी, सबसे पहले तो ये जानना बेहद जरूरी है कि राज्य सरकार की प्राथमिकता में सबसे पहले क्या है? प्राथमिकता में सबसे पहले जो है, किसी ढंग का नुकसान, यात्रियों को परेशानियां, यात्रियों की सुविधाएं, इनको जो भी चीजें हैं उनको ठीक करना है। चाहे बिजली की लाइन की बात करें, चाहे पानी की व्यवस्था की बात करें, चाहे रोड की व्यवस्था की बात करें, चाहे किसी भी ढंग की जो है रिहेबिलिटेशन की बात करें, तो प्राथमिकता है, सबसे बड़ी प्राथमिकता जनता के प्रति है और देवभूमि में आए हुए। ठीक है राजेश्वर जी, ये सवाल इसीलिए पूछा क्योंकि अगर जनता के प्रति इतना गंभीर है राज्य सरकार, तो मुझे लगता है, क्या आपको लगता है कि अभी वहां की स्थितियां ऐसी हैं, अभी रेस्क्यू किया गया, हालांकि सुरक्षित रहा, रेस्क्यू का बहुत काबिले तारीफ रहा, हर कोई सराहना करता हुआ नजर आ रहा है, ऐसी स्थितियां बार बार बने और वहां पर जवानों की मुस्तैदी रहे, क्या लगता है अभी इजाजत इस बात की दे रही हैं ये स्थितियां कि हेली सेवाओं की शुरुआत होनी चाहिए? हालांकि पैदल मार्ग को भी सुचारू करने पर जोर दिया जा रहा है, निर्देशित किया गया है इसके लिए अधिकारियों को, और 25% की जो छूट एक जनता को लुभाने के लिए। देखिए, जनता को लुभाने की बात नहीं है, बात यह भी है कि जो पैदल यात्रा से नहीं आ पा रहे या पैदल रास्ते नहीं बन पा रहे और श्रद्धालुओं की जो उनकी श्रद्धा है उनकी पूर्ति हो सके, वो अपने जेब पे उनके खर्चा कम पड़ सके, उसके लिए सुविधा दी गई है। उसका जो विपक्ष पार्टी जो प्रचार प्रसार कर रही है कि रेवेन्यू, ऐसी कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं होती है, खास करके इन जगहों से जहां से कि कहा जा सके कि इन रेवेन्यू से सरकार का कोई व्यवस्था चलती है। जो एक गलत प्रचार लगातार किया जा रहा है, मुझे लगता है बहुत ही गलत चीजें हैं। हमारी प्राथमिकता ये भी है और सरकार की प्राथमिकता ये भी है कि किसी भी ढंग से जो श्रद्धालु हैं खाली हाथ वापस न जाएं, कोई भी तरीके से उनकी श्रद्धा के लिए, जिस भगवान के दर्शन के लिए आए, वो पूरी के सकते जहां तक संभव हो। हम ये नहीं कह रहे कि असंभव हो या ऐसा भी नहीं कह रहे कि उनके जान माल के साथ खिलवाड़ हो। और ये सारी चीजें होती है टेक्निकल फीडबैक से, टेक्निकल इनपुट से,
और दूसरी जगह के जो आते हैं, चाहे मौसम विभाग हो, उन सब जगह से जब इनपुट लिया जाता है, टोटलिटी में जब बात की जाती है, तब सरकार एक निर्णय लेती है। सरकार से कोई हवा में निर्णय नहीं लेती है। चलिए, मौसम विभाग ने तो अभी भी अंदेशा जताया है कुछ जगहों को लेकर कि भाई अभी भी स्थिति सामान्य नहीं रहने वाली है कुछ दिनों तक, और अलर्ट भी जारी किया गया है। भारी बारिश होने की भी संभावना है, भूस्खलन होने की भी संभावना है, और इसके बावजूद भी हमारे साथ अजय सूरत नेगी जी अभी नहीं जुड़े हैं, शायद जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। सूरत सिंह नेगी जी, आपकी प्रतिक्रिया इस मामले में, क्योंकि विपक्ष गलत और भ्रामक प्रचार प्रसार कर रहा है, ये कहना है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का। देखिए सोनी जी, जिस प्रकार से आपदा आई और आपदा को सरकार ने और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जिस हल्के ढंग से लिया, निश्चित तौर पर दुर्भाग्यपूर्ण है। हम प्रत्यक्षदर्शी हैं कि वहां पर जो लोग थे जो बीच में फंस गए थे, किस प्रकार से उनको जो है भूखे प्यासे रह करके जो है किस किस प्रकार से उन्होंने जान बचा करके वो लोग आए हैं, तो ये सबने देखा। और उसके बाद जिस धैर्य के साथ में जो अवरुद्ध मार्ग हैं उनको ठीक करने की आवश्यकता थी, उस पर काम न करके हेली सेवाएं शुरू करना, मैं समझता हूं निश्चित तौर पर बहुत बड़ा जोखिम भरा काम है। और आप ये देखते हैं कि हेलीकॉप्टर से कौन लोग सवारी करते हैं, कौन लोग यात्रा कर सकते हैं? क्या इस प्रदेश का, इस देश का साधारण व्यक्ति हेली सेवा का उपयोग कर पाएगा? अब हेली सेवा से जो लोग, जिनकी पॉकेट अलाउ कर सकती है, निश्चित तौर पर पैसे वाले लोग ही जो है हेली सेवा से जाते हैं और उन्हीं के लिए ये सुविधाएं हैं। तो इसमें मैं समझता हूं कि गरीब जो लोग हैं उनके लिए कहीं कोई जगह नहीं है। और 25% की जो ये छूट है, ये सरकार की तरफ से है या हेली कंपनियों की तरफ से है? अगर सरकार की तरफ से है तो निश्चित तौर पर हेली कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए जो है ये योजना लागू की गई है। इसमें जो वहां पर खतरे हो सकते हैं, जो चुनौतियां हैं, उनसे भी सरकार जो है सीख नहीं ले रही है। और मैं समझता हूं कि लोगों की जान को जोखिम में डालने का जो है ये काम कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर हम तो बाबा केदारनाथ से प्रार्थना करते हैं कि आपकी यात्रा में जो लोग आए वो सुरक्षित रहें, उनकी यात्रा सुरक्षित हो। मतलब विपक्ष को ऐतराज किस बात से है कि एक तो हेली सेवा की शुरुआत की गई, जो फाइनेंशियली स्ट्रांग है, गरीब के लिए नहीं है, इस बात से ऐतराज है, या फिर ये यात्रा अभी सुचारू करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी? देखिए सोनी जी, जिस प्रकार से मौसम के हालात हैं, वहां की जो तबाही हुई है, उस स्थिति में यात्रा शुरू करना बहुत जोखिम भरा कार्य है। और इस जोखिम के बीच लोगों की जान को जोखिम में डालना, ये निश्चित तौर पर सरकार को इस पर विचार करना चाहिए था। सब लोग सारी परिस्थितियों को ध्यान में रख करके हमारा फोकस उन बातों पर होना चाहिए जो वहां पर फंसे हुए लोग हैं, जहां पर रास्ते नहीं हैं, उनको खाद्य सामग्री कैसे वहां पर पहुंचे, उनकी दवा की क्या व्यवस्था हो, उनके स्वास्थ्य का परीक्षण कैसे हो। इन जो मूलभूत समस्याएं हैं, उन समस्याओं को बहाल करने पर, वहां की विद्युत व्यवस्था को बहाल करने के लिए हमारा फोकस होना चाहिए। वहां पर जो पानी की समस्या है, राशन की समस्या है, मेडिकल की समस्या है, उन पर हमको जो है मूलभूत समस्याएं जो है उन पर ध्यान देना चाहिए। शांति प्रसाद भट्ट जी की प्रतिक्रिया ले लेते हैं। बिल्कुल, शांति प्रसाद भट्ट जी, जो है निर्णय मुझे हेली सेवा की शुरुआत जिसको लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है, क्या कहेंगे आप? सवाल मेरे से है सोनी जी? जी जी, देखिए सोनी जी, हम ऐसे ही नहीं कहते ये भारतीय जनता पार्टी पूंजीपतियों की पार्टी है। पैसा धंधा इनके खून में है। ये उसी का परिणाम है जिसका संज्ञान हाई कोर्ट ने भी लिया कि अवमान्य, बिल्कुल ही मानवीय मूल्यों को दरकिनार कर आप खच्चरों से ज्यादा काम लेते हो, उनको नशा देते हो, जिस कारण 500-600 खच्चर मर जाना। यह बताता है कि सरकार नाम की चीज उत्तराखंड में नहीं है। चार धाम यात्रा राम भरोसे है। मैं बधाई देना चाहूंगा गौतम जी को और मौलिकी को, जिन्होंने जनहित याचिका डाली और उसमें जो पशुओं के साथ
क्रूर कार्य किए जा रहे थे, अब उस पर रोक लगेगी। दुख की बात है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार को यह सब पता था, मगर सरकार ने खच्चरों की और आम जनमानस की रक्षा करने के बजाय महत्व किसको दिया? आपका बयान यह बताता है कि आप हेलीपैड के माध्यम, हेलीकॉप्टर के माध्यम से पूंजीपतियों को यात्रा करा रहे हो। यानी कि मदन कौशिक ने सही किया, एक तरफ पूरा राज्य जो है त्राहिमाम कर रहा, मदन कौशिक परिवार के साथ में चार धाम यात्रा पे लगे हुए हैं केदारनाथ में। अब मुख्यमंत्री जी ने भी अपनी जन भावना बता दी कि आम जनमानस को दर्शन हो ना हो, मगर इनके पूंजीपतियों को दर्शन होना चाहिए। और वो भी तब जब केदारनाथ में मौसम बड़ा खराब होता है। यदि कोई दुर्घटना घट गई तो इसकी जिम्मेदारी क्या धामी जी की होगी? कहने का मतलब है, दुर्भाग्य देखिए, अखबार पटे पड़े हैं इस बात को लिखकर कि राज्य में करीबन 3 से 4 हजार करोड़ का आर्थिक नुकसान हो चुका है। सरकार सब जानने के बावजूद किनको या दर्शन कराने के लिए ललायित हो रही है? जिसके पीछे खेल पैसे का है। यदि सरकार को क्या ऐसे आर्थिक स्थिति की जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई इस तरीके से होगी, ये कहना चाह रहे हैं शांति प्रसाद जी आप? नैनीताल हाईकोर्ट के अधिवक्ता भी हमारे साथ है और याचिकाकर्ता भी जुड़े हुए हैं। अजय गौतम जी, आपकी प्रतिक्रिया, क्योंकि आपने याचिका में, ठीक है, प्रतिक्रिया पहले ले लेते हैं शांति प्रसाद जी, इसके बाद चूंकि ब्रेक का वक्त हो जाएगा। अजय गौतम जी, आपकी प्रतिक्रिया लेंगे, क्योंकि आपने जिस जनहित याचिका को लेकर सुनवाई हुई, कोर्ट ने अब राज्य सरकार से जवाब तलब किया है कि भाई घोड़े खच्चरों की मौत का जिम्मेदार, अब उसको लेकर अब जवाबदेही भी सरकार की होगी। किन किन बिंदुओं को शामिल किया है इसमें? माननीय उच्च न्यायालय ने जो टिप्पणी की है और जो अपने ऑर्डर में मेंशन किया है, मैं आपको कोट करता हूं जी। उन्होंने कहा कि दिस इज द मैटर इन्वॉल्विंग वेरी सीरियस इशू विद रिगार्ड टू द एट्रोसिटी अगेंस्ट द म्यूल्स, यानी कि ये बहुत महत्वपूर्ण मामला है जहां घोड़े खच्चरों के साथ अधिकतम क्रूरता बरती जाती है, उससे जुड़ा हुआ मामला है और ये जनहित के रूप में सुना जाना चाहिए। दूसरी बात मैं बता दूं कि राज्य सरकार, देखिए कांग्रेस की सरकार हो, भाजपा की सरकार हो, कोई भी सरकार जो भी है, मैं 2013 से लगातार केदारनाथ से जुड़ा हुआ हूं और आज भी आपको जान के आश्चर्य होगा 3722 लोग इस 14 किलोमीटर के ट्रैक में गड़े हुए हैं। आज भी रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड में ये बात कह रहा हूं। आखिरी अंतिम संस्कार कब हुआ है? आज 4 लोगों का, जब मैंने 2021 में सर्च ऑपरेशन करवाया था आईजी संजय गुंजियाल एसडीआरएफ की लीडरशिप में। सोचिए आपदा कब आई? 2013 जून के अंदर। अंतिम शव कब मिल रहे हैं? नवंबर 2021 में। ये राज्य सरकार कितनी गंभीर है अपने नागरिकों के प्रति। जीते जीतो उनको जीवन नहीं दे पाई, मरने के बाद उनको अंतिम संस्कार भी नहीं दे पाई, ये सरकार की वास्तविकता है। यानी कि और जब एसडीआरएफ, आईजी एसडीआरएफ संजय गुंजियाल साहब ने पूरा सरकार को प्रपोजल भेजा कि हमें किस तरीके से जो है ये जो 2013 की आपदा में मारे गए लोग हैं उनके शवों का अंतिम संस्कार करना चाहिए, तो उनका यहाँ से शंट कर दिया, ट्रांसफर कर दिया किसी और स्टेट में। तो ये सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड में आपको बता रहा हूँ। ये वास्तविकता सरकार को चाहिए। रेवेन्यू आज भी ये जो बादल फटा, 40 लोग लापता है, कौन कहाँ है, किसके नीचे दबा पड़ा है, कोई सरकार को चिंता नहीं है। उनको कौन निकालेगा, कैसे निकालेगा, कोई चिंता नहीं है। ये हेली सर्विसेज भी शुरू कर लेते भाई पहले, लेकिन ये जो अभी तत्कालीन आपदा है, उस आपदा के अंदर जो पीड़ित लोग हैं उनको तो ढूंढ लो, कौन कहाँ दबा पड़ा है, कहाँ है, किस तरीके से है। जिसके अंदर घोड़े भी है, इंसान भी है, मानव भी है, उनकी प्रॉपर्टीज भी है, लेकिन वहां कोई फोकस नहीं है। ये 2021 के अंदर धौली गंगा का प्रोजेक्ट था, उसमें 207 लोग मारे गए, 125 से ज्यादा लोगों के शव आज तक नहीं मिले हैं। ये देखिए सरकार की गंभीरता देखिए अपने नागरिकों के प्रति। जो लोग उत्तराखंड में विश्वास करके काम करने आते हैं, चाहे उनकी बात हो, चाहे 4 धाम में दर्शन करने के लिए आते हैं उनकी बात हो, वो मर गए तो ये तो गए, मर गया, अब इसकी शव भी ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। 2-4 लाख रुपए का क्लेम दे दो और उसको छुटकारा पाओ। वास्तविकता से दूरी सरकार की नजर आ रही है। अजय गौतम जी, जो आपकी ये चीजें, जो आपने बातें कही है, ये दर्शा रही हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं, कुलदीप जी का रुख करेंगे। कुलदीप जी, क्योंकि ये तमाम विपक्ष के जो आरोप और साथ ही आज हेली सेवा की जो शुरुआत की गई है, 25% का डिस्काउंट, इसे आप कैसे देख रहे हैं? क्या
अभी हालात ऐसे हैं कि ये यात्रा की शुरुआत होनी चाहिए थी? देखिए सोनी, उत्तराखंड में राजनीतिक दलों का एक चरित्र बन गया है कि जो भी सत्ता में दल है उसको उस पर नकारात्मक टिप्पणी करना या उसको कोसना और उसके कार्यों पर सवाल खड़े करना। नहीं, ये वाजिब है कि विपक्ष को जनहित में सवाल खड़े करने चाहिए, लेकिन कई बार सवाल ये भी उठता है और ये बातें भी सोचने पे मजबूर करती हैं कि क्या परिस्थितियों को देखते हुए ये सवाल वाजिब हैं। यहाँ बैठे विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूं, ये उत्तराखंड में एक चरित्र हो गया है। क्योंकि जो भी दल सत्ता में आता है या जो भी दल विपक्ष, जो दल आज विपक्ष में है कल वो सत्ता में हो सकता है, या जो सत्ता में दल है वो कल विपक्ष में हो सकता है। जिन विषयों को लेकर के आज हम सवाल खड़े करते हैं और जवाबदेही तय करते हैं, उन्हीं चीजों पर कल हम कटघरे में भी खड़े होते हैं। बिल्कुल ठीक है। कई बार हमें विषयों को यह जरूर देखना चाहिए कि हमारा सामाजिक दृष्टिकोण क्या है, हमारा समाज इन चीजों से प्रभावित हो रहा है, नहीं हो रहा है, उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। अभी जो ये बात उठी कि केदारनाथ को लेकर के, मैं कोई सत्ता पक्ष का प्रवक्ता नहीं हूं और ना ही मैं सत्ता पक्ष की कोई प्रशंसा कर रहा हूं, लेकिन अभी मैं तमाम लोगों को सुन रहा था ये बातें। भाई सड़कें टूटी हैं, आपदा आई है, बड़ी आपदा है, सड़कें टूटी हैं। जीवन को पुनर्स्थापित करने के लिए क्या करना चाहिए? क्या हमें सारी चीजों को रोक देना चाहिए? क्योंकि जीवन तो रुकता नहीं है ना। आज क्योंकि अगर हम सड़क मार्ग को ठीक करने के लिए अगर आज हम काम शुरू करते हैं तो उसमें एक लंबा समय लगेगा। बिल्कुल, क्योंकि स्थलीय चीजें इतनी दुर्लभ हैं कि वो एकदम से ठीक नहीं की जा सकती। वो 24 घंटे में या 48 घंटे में या 72 घंटे में ठीक नहीं होंगी। उनके लिए समय लगेगा, उनको पुनर्व्यवस्थित करने में समय लगेगा। ठीक है। दूसरी चीज ये है कि एक तरफ हम सरकार की हेली सेवाओं पर सवाल खड़े कर रहे हैं। क्या हेलीकॉप्टर में बैठने वाले व्यक्ति भारतवासी नहीं है? क्या केदारनाथ बाबा के दर्शन करने का अधिकार उनका नहीं है? दूसरी चीज ये है कि जो केदारनाथ में इस समय 6 माह के लिए जो पंडे पुरोहित वहां हैं, जो हमारा पंडा पुरोहित समाज वहां है, उनकी आजीविका का क्या है? हमारी स्थलीय यात्रा पूरी तरीके से ठप हो रखी है। भूमिगत मार्गों से हम केदारनाथ नहीं पहुंच सकते हैं। यही 6 महीने होते हैं जब वहां के पंडे पुरोहित उनकी जो आय होती है, जो अपने कर्म कांड के माध्यम से जो जितनी भी उनकी आय होती है, वही उनके जीवन यापन का एक बड़ा माध्यम होता है। हमने अनेकों बार पंडे पुरोहितों से जुड़ी हुई समस्याओं पर आपके चैनल में भी डिबेट की है। ठीक है। दूसरी चीज ये है कि अगर हेली सेवा जब चलती है तो उसके लिए कई पैरामीटर्स हैं सुरक्षा के। आप मौसम देख करके हेलीकॉप्टर उड़ाओगे, वर्षा हो रही होगी तो हेलीकॉप्टर नहीं उड़ेगा, मौसम खराब होगा तो हेलीकॉप्टर नहीं उड़ेगा। हवाओं का दबाव देखा जाता है, अगर हवाएं तेज चल रही होंगी तो हेलीकॉप्टर नहीं उड़ेगा। हमें चीजों को लेकर के थोड़ा सा व्यापक दृष्टिकोण रखना चाहिए। लेकिन ये एक शायद हमारे भारत में ही ये एक समस्या बनती जा रही है कि हम लोगों ने आपदा के विषयों को सामाजिक दृष्टिकोण से गंभीरता देने के बजाय मुद्दा बनाना शुरू कर दिया है, राजनीतिक मुद्दा, और उन मुद्दों में हम राजनीतिक अवसर तलाशने लगे हैं। ठीक। और यही कारण है कि एक तरफ तो हम सामाजिक नैतिकता की बात करते हैं और जनहित की बात करते हैं, फिर हम जन में भी ये बंटवारा करने की कोशिश करते हैं कि भाई एक के लिए अलग और दूसरे के लिए अलग। अब देखिए, केदारनाथ यात्रा को शुरू करना या रोकना सरकार के उसमें नहीं है। कोई भी सरकार यात्रा शुरू नहीं कर सकती। वो एक पारंपरिक व्यवस्था है। 6 महीने के लिए भगवान केदारनाथ के कपाट खुले हैं, वो खुले रहेंगे। ठीक है। सरकार का काम होता है कि उन मार्गों को व्यवस्थित करना जो उसके जिम्मे हैं, चाहे वो पीडब्ल्यूडी की सड़कें हैं या पीएमजेएसवाई की बिल्कुल, सड़कें हैं, उसमें बहुत सारी चीजें जुड़ जाती हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो रहा है कुलदीप जी, वापसी करेंगे तो आप अपनी बात को पूरा करिएगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है क्योंकि चारधाम यात्रा को लेकर, व्यवस्थाओं को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। कुलदीप जी, अपनी बात को पूरा कर सकते हैं आप।
जी, तो ये ऐसा नहीं है, हमें थोड़ा सा इन चीज़ों को लेकर के गंभीरता दिखानी चाहिए। दूसरी बात ये है कि हाँ, सरकार से ये सवाल जरूर है कि क्या हेली सेवा को शुरू करने से पहले उन्होंने उन तमाम व्यवस्थाओं को ध्यान में रखा है, क्योंकि केदारनाथ में जब अच्छा मौसम था, सही मौसम रहा, उसके बावजूद वहाँ जिस गति से हेली सेवाओं को शुरू किया गया था, एक तरीके से लोगों के बीच में भी ये बात निकल करके आ रही थी कि केदारनाथ में हेलीकॉप्टर ऐसे चलते हैं जैसे मैदानी क्षेत्रों में विक्रम चल रहे हों। ठीक है, 2 मिनट का भी वो रेस्ट नहीं करते हैं, उतरे, लैंड किया, यात्री उतारे, जब तक वो यात्री उतर भी नहीं पाते हैं और चढ़ने वाले यात्री उसमें पहुंच जाते हैं। और इसी आपाधापी में वहां कई मृत्यु हुई है। पिछले साल एक अफसर हेलीकॉप्टर के पिछले उससे फैन से कट करके उनकी असमय मृत्यु हुई। ठीक है, दर्दनाक मृत्यु रही है। इस वर्ष भी एक हेलीकॉप्टर वहां पे लैंड करते करते क्रैश होते होते बचा। ठीक है ना, तो जो मानक हैं हवाई सेवाओं के, उन पर जरूर सवाल खड़े होने चाहिए कि क्या वो वहां पर पूरे हो रहे हैं के अलावा जो विपक्ष ये बात कह रहा है कि भाई हेली कंपनियों को फायदा पहुंचाने का काम किया जा रहा है। दूसरी बात, आर्थिकी जो स्थिति है उसे मजबूत बनाया जाएगा, क्योंकि अब ये पूंजीपति हेली सेवाओं के जरिए यात्रा करेंगे तो जाहिर सी बात है जो रेवेन्यू होगा उसका कलेक्शन होगा, ऐसे भरपाई होगी। देखिए सोनी, मैं सरकार के रेवेन्यू की बात नहीं कर रहा हूं, वो एक विषय है, लेकिन मुझे चिंता और मेरा विषय वो तमाम पंडे पुरोहित हैं जो केदारनाथ में रहते हैं, जिनकी आजीविका इन 6 माह की यात्रा से होती है। बिल्कुल ठीक है। चलिए, इसी बीच कुलदीप जी, आपको माफी के साथ रोकना चाहेंगे। इसी बीच एक बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है। विनेश फोगाट के मामले में सियासत तेज होती हुई नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन के नेताओं का सदन से वॉकआउट। हालांकि इस मसले पर जो खेल मंत्री हैं वो सदन में उन्होंने अपनी उन तमाम बातों को रखा और विपक्ष वॉकआउट करता हुआ नजर आ रहा है। तो विपक्ष ने वॉकआउट किया। दिल्ली से बड़ी खबर, इंडिया गठबंधन के वो तमाम नेता सदन से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं, आप देख पा रहे हैं। तो लोकसभा और राज्यसभा से विपक्ष ने वॉकआउट किया। तो विनेश फोगाट के डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर, डिस्क्वालिफाइड करने को लेकर अब सियासत राजनीति चरम पर है। क्योंकि विपक्ष के अपने तर्क निकलकर सामने आ रहे हैं कि इस मसले पर राजनीति की गई। तो फाइनल में फिलहाल नहीं जा सकेंगे विनेश फोगाट। ज्यादा वजन को लेकर फाइनल राउंड से बाहर, और ये मसला संसद में, और इस मसले को लेकर विपक्ष ने हंगामा भी किया। लोकसभा राज्यसभा दोनों ही सदनों में विपक्ष ने वॉकआउट किया है, क्योंकि खेल मंत्री के बयान को लेकर वॉकआउट किया गया। ये तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। सदन से बाहर निकलते हुए वो विपक्ष के तमाम नेता। अखिलेश ऐसी खबर पर जुड़े हुए हैं, विशेष संवाददाता। अखिलेश, वॉकआउट किया क्योंकि खेल मंत्री का जो बयान सदन में उन्होंने जो वक्तव्य रखा, उसके बाद विपक्ष ने हंगामा करना शुरू कर दिया और वॉकआउट किया। देखिए, आपको बता दें कि जैसे ही विनेश फोगाट को ओलंपिक से अयोग्य करार देने की खबर आई, वैसे ही यहाँ पर एक बार हलचल तेज हुई और विपक्ष ने लगातार हंगामा करते हुए सरकार से कहा कि सरकार को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए कि आखिरकार सरकार का इसमें क्या पक्ष है, और अगर उनको डिस्क्वालीफाई किया गया है तो डिस्क्वालीफाई करने के पीछे तकनीकी खामियां जो आई हैं। हालांकि अभी उनको डिस्क्वालीफाई करने के पीछे 50 किलोग्राम के वजन को तकनीकी खामी बताई गई है, लेकिन इसके पीछे चाहे
विपक्ष के किसी भी नेता की बात की जाए, चाहे डिम्पल यादव हो, कांग्रेस का राहुल गांधी हो, तमाम नेताओं की तरफ से ट्वीट भी किया गया है, बाकायदा आग के बाइट्स भी दी गई हैं और ये लगातार कहा गया है कि डिस्क्वालीफाई किया गया है 50 किलो के वजन का आधार बनाकर। इसमें तकनीकी खामी क्या है, सरकार को आवाज उठानी चाहिए, सरकार को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए और सरकार को ये भी बताना चाहिए कि आखिरकार डिस्क्वालीफाई करने की मेन वजह क्या है, जो तकनीकी रूप से, हालांकि 50 किलो वजन का हवाला दिया गया है, लेकिन उसके पीछे क्या खामियां हैं, क्या तकनीकी गड़बड़ी हुई है जिसके वजह से विनेश फोगाट को विपक्ष लगातार इस मसले पर जो राजनीतिक बयानबाजी निकलकर सामने आ रही है अखिलेश, एक तरफ तो हालांकि देखा जाए चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे गृह मंत्री हो, लगातार एक हौसला अफजाई करते हुए नजर आए हैं, एक्स पर पोस्ट भी किया और एक गर्व और हौसला बढ़ाने का पोस्ट किया, लेकिन इसके बाद भी सदन में जब खेल मंत्री अपना वक्तव्य रखते हैं उसके बाद विपक्ष हंगामा करना शुरू कर देता है और विपक्ष की और भी कई दलीलें निकलकर सामने आ रही हैं कि ये एक सोची समझी साजिश है। देखिए, विपक्ष के आरोप और प्रत्यारोप के बीच में प्रधानमंत्री की तरफ से जो सोशल मीडिया पर भी अपना पक्ष रखा गया, उन्होंने कहा कि दिनेश आप चैंपियन में भी चैंपियन हैं, आप भारत का गौरव हैं और हर भारतीय के लिए आप प्रेरणा हैं, आपकी असफलता दुखद है, काश मैं उन शब्दों से इस निराशा को व्यक्त कर पाता जो मैं अनुभव कर रहा हूं। इन तमाम चीजों को कहने के बाद विपक्ष ने सीधा सा निशाना लिया और विपक्ष ने सरकार को घेरते हुए कहा कि आखिरकार अब जाके जब फाइनल राउंड में उनको खेलना था और फाइनल राउंड में जब गोल्ड तक वो पहुंच चुकी थी और गोल्ड उनको जीतने की वो कगार पर खड़ी थी, तो वहां पर एक अचानक ऐसा क्या होता है कि उनको 50 किलोग्राम से वजन ज्यादा बताकर और ऐगो करार दे दिया जाता है। इसके पीछे कौन सी साजिश है, क्या तकनीकी कारण है, इन तमाम चीजों को सरकार से पक्ष क्लियर करने के लिए विपक्ष ने दबाव बनाया। इसको लेकर विपक्ष ने सदन में हंगामा किया और जब सरकार ने इस पर अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया और सरकार घुमा फिरा के जब बात कर रही थी तो विपक्ष ने इसको लेकर वॉकआउट किया और सदन से बाहर चले गए। जी शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो फिलहाल ओलंपिक का मेडल का जो ख्वाब है वो अधूरा रह गया विनेश फोगाट का, लेकिन अब इस मसले पर राजनीति जरूर चरम पर होती हुई नजर आ रही है और सदन से विपक्ष ने इस मामले को लेकर वॉकआउट किया। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द। एक जो स्थितियां अभी तक रही, हालांकि रेस्क्यू किया जा रहा है, अभी भी स्थितियां सामान्य नहीं हो सकी हैं। बावजूद इसके एक बार फिर से जो है जो ये यात्रा है इसे सुचारू करने की दिशा में जो है प्रयास होता हुआ नजर आ रहा है। पैदल मार्ग को भी चुस्त दुरुस्त करने के लिए निर्देशित किया गया है और व्यवस्थाओं को लेकर, क्योंकि चारधाम यात्रा को लेकर भी पहले अव्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठाए गए, लेकिन कहा जाए भारतीय जनता पार्टी ये मानने को तैयार नहीं कि चारधाम यात्रा के दौरान अव्यवस्थाएं हुई। हालांकि याचिकाकर्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने कहा कि भाई 2013 से वो जुड़े हुए हैं और किस तरीके से अव्यवस्थाएं रही हैं उन तमाम बिंदुओं का जिक्र किया। तो हम चाहेंगे कि इस पर आप जवाब दें। देखिए सोनी जी, इसमें बड़ी क्लियर से कुछ बातें समझने की है। हम हमेशा डिससेटिस्फाइड रहते हैं, भगवान राम से भी हम डिससेटिस्फाइड रहे थे, तो डिससेटिस्फाइड रहना कोई बात नहीं है। आप जेन्युइन क्वेश्चन उठा रहे हैं कि नहीं उठा रहे हैं उसकी बात है। आप जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनका हम प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं कि नहीं उसकी बात है। हम जो टेक्निकल सपोर्ट्स ले रहे हैं हम वो प्रॉपरली ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। हम जो प्रिवेंटिव काम जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है हम वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हम जो आगे की जो व्यवस्थाएं हैं उनको बनाने का काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जैसे कुलदीप जी ने बड़े अच्छे बोला, हम जबरदस्ती की एक बात करना शुरू कर देते हैं कि अमीरों के लिए, गरीबों के लिए, जिसको भी भगवान की यात्रा करनी हो, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सबके लिए बराबर है और जो जा सकता है वो जाए और दूसरों के लिए व्यवस्था करने की सरकार लगातार कोशिश कर रही। सरकार जो एक बातें और भी कर रहे थे हमारे दूसरे नेगी जी शायद, कि मेडिकल की सुविधा फोकस नहीं है, तो फोकस जो है विपक्ष अपने आप डिसाइड करने जाता है कि हमारा फोकस कहाँ हो। जो टीम खेल रही है, जो टीम जो मैच में आगे बढ़ रही है, वो टीम डिसाइड करती है कि उसे गोल कैसे मारना है, किस फ्लैंक को देना है, किस फ्लैंक से आगे चलना है, उससे डिसाइड करती है। लेकिन ये क्या कहते हैं कि नहीं आपने बाएं वालों को दीजिए, दाहिने वालों को दीजिए। आप आउटसाइड हैं, आप अपनी बताइए कि आप क्या सपोर्ट कर रहे हैं, आप वहां जाके जमीन में क्या कर रहे हैं। सिर्फ सरकार को ही आप कोई कटघरे में लाना चाहते हैं कि प्रैक्टिकली आप भी कुछ कर रहे हैं।
आपको सपोर्ट करना चाहिए। इस टाइम तो राजनीति करने की जगह ज्यादा अच्छी बात ये होती कि आप भी कम फॉरवर्ड होते, जैसे कि लोकल लोग कम फॉरवर्ड हुए, लोकल लोगों ने वहां पर दी, लोकल व्यापारी कम फॉरवर्ड हुए, लोकल जो जितने भी चाहे ट्रेडर्स हो, व्यापारी हो, पंडे हो, पुरोहित हो, सब लोग आगे आ रहे हैं, गांव वाले आगे आ रहे हैं। तो आप उनकी व्यवस्थाएं भी समझिए कि वो लोग आगे आके कुछ सहायता कर रहे हैं। और जो दूसरी एरिया जो फोकस एरिया है, आप डिसाइड नहीं करोगे कैसे सरकार का फोकस देखिए सारे एरिया में होता है और सब एरिया के अलग अलग लोग डेजिग्नेटेड होते हैं, अलग अलग फोकस करते हैं। ये सिर्फ फोकस एक तरीके से चाहते हैं कि जैसे ये फोकस करना चाहें वैसे दूसरा भी फोकस करे। हमारे याचिकाकर्ता ने बहुत अच्छी बातें बताई, इसमें हमें कोई डाउट नहीं, और कोर्ट ने उसमें संज्ञान लिया, ये भी अच्छी बात है। कम से कम आप ये तो समझ में आ रहा है कि कुछ ऐसी ज्यादतियां हो रही हैं, लेट इट कम, कि क्या गवर्नमेंट उसमें अल्टीमेटली जवाब देती है, क्या फैक्चुअल पोजीशन है। ये तो वन साइडेड स्टोरी आई है अभी कि ऐसा ऐसा हो रहा है। सेकंड साइड की भी प्रैक्टिकल थी, फैक्चुअल चीजें समझने की कोशिश करेंगे, सरकार आपको करेगी कि क्या क्या है और प्रैक्टिकल दिक्कतें कहाँ पे हैं। कोई खच्चर अपना खच्चर ऐसे नहीं मारेगा। खच्चर कोई ऐसा नहीं कि कोई 50,000 10,000 रुपए की चीज है, खच्चर खुद में अपने आप बड़ी कीमती चीज है। वो बात भी हमें कहीं ना कहीं समझने की जरूरत है। कोई भी मालिक अपना खच्चर नहीं मारना चाहेगा, कोई भी जो उसको लोड कर रहा है वो खच्चर नहीं मानना चाहेगा। ये सब प्रैक्टिकल चीजें हैं, लेकिन हो सकता है कि कुछ चीजें अमानवीय हो रही हैं और कुछ हो, ठीक है, हमें उन चीजों पर कंट्रोल भी करना चाहिए। अजय गौतम जी, वन साइडेड बात निकलकर सामने आ रही है। सोनी जी, यहाँ बात सेटिस्फेक्शन और डिससेटिस्फेक्शन की नहीं है। यहाँ बात है कि भारतीय जो नागरिक हैं उनकी नागरिकों की जान और माल की सुरक्षा करने की क्या राज्य सरकार की जिम्मेदारी है या नहीं, सिर्फ इतनी सी बात है। उसमें कोई सेटिस्फेक्शन और डिससेटिस्फेक्शन की बात कहीं भी है ही नहीं। और जब ये मामला शक है क्या? नहीं, इसमें कोई शक है क्या? ये तो सबको पता है, तो फैक्ट है और ये फैक्ट है। और सब लोग जान माल की सुरक्षा करना है, वो क्वेश्चन पूछिए जिसमें कहा जाए कि हम कह रहे हैं कि नहीं करनी। अरे ये तो सर सुन तो लीजिए ना, सुन तो सर, ये इनबिल्ट है कि हमारी पूरी, देखिए आप बात आपकी स्टार्टिंग इनबिल्ट है, मतलब जानमाल की सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य सरकार की सुरक्षा करना चाहते हैं। सर 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 मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति हूं नहीं, इसलिए मैं राजनीतिक विषयों पर नहीं बोलता। और मैं आपको इतना बता दूं, प्रधानमंत्री जी ने 5 नवंबर 2021 को आदि जगतगुरु शंकराचार्य जी की जिस मूर्ति का उद्घाटन किया था केदारनाथ में, उसका जुडिशियल ऑर्डर पढ़िएगा, वो मैंने ही करवाया था। अजय गौतम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, रिट पिटीशन नंबर 183/2018। तो प्लीज थोड़ा सा कोऑपरेट करिए। ऐसा नहीं मैं कोई आपके सरकार का या वो नहीं हूं, मैं 2013 से डेवलपमेंट के कार्य में कोर्ट मुझे सुनती आई है। दूसरी बात मैं आपको आपका LIU है, आपका वहां का विजिलेंस डिपार्टमेंट है, उसे नहीं पता कि घोड़ों के साथ क्या हो रहा है। वहां अगर यात्री विरोध करता है तो सारे घोड़े वाले होके उसके साथ क्या मारपीट करते हैं, ये आपकी जानकारी में नहीं है। ये जब हाई कोर्ट के माननीय जजों ने खुद कहा है कि हमने वो वीडियो देखे हैं जहां घोड़ों को नशा कराया जाता है जबरदस्ती, वो मतलब हाई कोर्ट के जजों की जानकारी में है, लेकिन आपकी जानकारी में नहीं है। आज तक मुझे बता दीजिए कि अभी राज्य सरकार ने इस चीज पर मानते हुए, मैं कहता हूं अच्छी बात करी कि घोड़ों के लिए, खच्चरों के लिए शेड बनाए, गर्म पानी की व्यवस्था करी, गीजर लगाए। क्यों लगाए? कोर्ट के ऑर्डर पे लगे, आपके सेक्रेटरी के साथ बैठ के सारी हम लोगों की बातचीत हुई। तो ये मत कहिए कि सर कि हम ये सेटिस्फेक्शन और डिससेटिस्फेक्शन की बात है। सवाल ये है कि उत्तराखंड देवभूमि पे पूरे देश नहीं विदेश से यात्री जो आते हैं, यह सोच के सरकार उनकी जान माल की रक्षा करेगी, सुरक्षा करेगी। क्या सरकार वो कर रही है? बात इतनी है। कितने लोगों को परमिसेबल है एक दिन में एक श्राइन के अंदर एंट्री करना? कितने लोग वास्तविकता में जाते हैं? आज भी यूट्यूब उठाकर देख लीजिए, वहां की व्यवस्थाएं दुनिया जानती है। केदारनाथ की जो आज की तारीख में व्यवस्था कितनी है, कैसे वहां पे दर्शन करने के लिए कितने पैसे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आंकड़ों को लेकर खुश है, आंकड़ों को लेकर खुश है भारतीय जनता पार्टी कि इस बार चारधाम यात्रा में बहुत ज्यादा संख्या में जो है यात्री पहुंचे, श्रद्धालु पहुंचे। कांग्रेस प्रवक्ता का रुख करेंगे सूरज सिंह जी का। सूरज सिंह जी, सवाल उठाने के साथ साथ विपक्ष को सुझाव भी देना चाहिए कि ऐसी स्थिति से सत्ता पक्ष आखिर कैसे निपट सके। देखिए सोनी जी, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रवक्ता कह रहे हैं कि कांग्रेस को जाना चाहिए, हम 2 तारीख को वहां पर थे सोनप्रयाग में। हमने कहा कि हम बचाव और राहत कार्यों में कैसे सहयोग कर सकते हैं, प्रशासन के पास गए वहां पर। उन्होंने कहा आप नहीं कर सकते, ये खतरों का खेल है, किसी कोई अप्रिय घटना हो जाएगी तो आप जो है उसके लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार हो जाएंगे। हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, NDRF कर रहा है, SDRF कर रहा है, आप नहीं कर पाएंगे। तो जहां पर बात करने की है
और मैं, जैसे हमारे पत्रकार साहब कह रहे थे राणा जी, कि हम केवल प्रश्न उठा रहे हैं। आप ये देखिए कि एक डाटा उठा लीजिए कि कितने लोग जो है हेलीकॉप्टर से यात्रा करते हैं, गरीबों के लिए कहाँ है। और आप बात करते हैं केवल पंडे पुरोहितों की, केवल केदारनाथ में आप सीधा हेलीकॉप्टर से लोगों को ले जाएंगे, वहां पर उनकी रोजी रोटी चलेगी। अरे भैया, इस पूरी व्यवस्था में यात्रा के साथ जो है बहुत लोगों की रोजी रोटी जुड़ी है। उसमें घोड़े खच्चर वाला भी है, दुकान वाला भी है, मजदूर है, तमाम प्रकार के लोग हैं, होटल व्यवसायी हैं। उनके लिए आपकी क्या सब्सिडी है? अरे अगर आप उन लोगों के बारे में सोचना चाहते हैं जो लोगों की रोजी रोटी प्रभावित हुई है, क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि उन लोगों की रोजी रोटी को जो जिनकी प्रभावित है उनको कुछ जो है आर्थिक सहायता प्रदान करे, कुछ कंपनसेशन सारा कुछ सरकार ही करेगी। मतलब अगर कोई जरिया है, अगर वहां पर कोई जा रहा है यात्रा के जरिए, अगर कुछ लाभ हो रहा है वहां पर पंडा पुरोहितों का, या जो व्यवसायी हैं, जो छोटी मोटी दुकानें हैं वहां पर, तो उस तरीके से अगर हो रहा है तो नहीं, सरकार उसमें भी डायरेक्ट सरकार ही लाभ पहुंचाए। आपके कार्यकाल में भी ऐसा रहा है क्या? के लोगों की रोजी रोटी यात्रा से जुड़ी हुई है, उनका व्यवसाय उससे जुड़ा हुआ है। यात्रा के बाधित होने से उनको अगर नुकसान होता है तो सरकार की जिम्मेदारी है कि उनकी भरपाई करे, उन लोगों के बारे में सोचे। तो ये सोचना भी तो सरकार की जिम्मेदारी है। केवल हेली सेवाओं को जो है आप दे देंगे, बड़े लोगों को केवल आप जो है सुविधाएं देंगे, उन छोटे लोगों का क्या होगा जो रास्ते में है, जो केदारनाथ सीधे चले जाएंगे? उनको तो चलो आप कितना लोगों को पहुंचा पाएंगे? आप आंकड़े उठा के देख लीजिए कि कितने लोग हेली से जो है यात्रा करते हैं और कितने लोग पैदल मार्गों से यात्रा करते हैं। तो वो संख्या बहुत बड़ी है। शांति प्रसाद जी, राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि भाई आर्थिक नुकसान जो हुआ, जो छोटे मोटे व्यवसायी हैं जिनका व्यापार ठप हो गया ऐसे हालातों में, जो अभी हालात बने हुए हैं, या पंडा पुरोहित हैं, उनको भी आर्थिकी तौर पर राज्य सरकार ही फायदा डायरेक्ट पहुंचाए। इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं? करना चाहिए, राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। हमारे जो नागरिक हैं, ठीक जो है, हमारे लोग शांति प्रसाद जी से भी जान लेते हैं। उनके बारे में सोचना सरकार का काम है। सरकार को उनके नुकसान की भर बिल्कुल राज्य सरकार की जिम्मेदारी तो है। शांति प्रसाद जी, डिबेट में एक चीज बड़ी ईमानदारी से निकल कर आई है। देखिए, अभी सरकार का बोलना अच्छा लगता है, मगर पत्रकार के द्वारा हेलीपैड से बैठकर जाने वाले पूंजीपतियों के पक्ष में बात की गई। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, जब हमने रजिस्ट्रेशन पर रोक लगाने के लिए हमने कहा कि आम व्यापारी के साथ बहुत नुकसान हो रहा है, तब सब चुप रहे। तब ये कह रहे थे कि जान माल का खतरा है, भीड़ ज्यादा हो रही है, मानव को नुकसान नहीं होना चाहिए, इसीलिए सरकार ने जो है यात्रा पे रोक लगा दी, रजिस्ट्रेशन पे रोक लगा दी। उससे हजारों दुकानदार प्रभावित हुए, तब क्यों किसी ने ज्ञान नहीं दिया? और अब अगर हेलीपैड की बात हम कह रहे हैं, मैं बताओ, आप बताओ, 7 मिनट के अंदर वो पाटा से उठकर जाते हैं। जो आदमी पैदल ना चल पाए, जो आदमी पैदल ना चलने के कारण वहां पर थार लगवा दे, ऐसे पूंजीपति वहां लोकल की दुकान से सामान खरीदेंगे? ये कैसा मजाक उत्तराखंड में बनाया जा रहा है? ये भाजपा की भाषा बोलकर आप क्या दिखाना चाह रहे हो? और यहाँ पर अजय गौतम तो खुद एक भगवाधारी हैं। मैंने इनको कई बार नेशनल टीवी पे देखा है सनातन की रक्षा करते हुए, बात करते हुए, मगर आज वही तो ये तो अच्छी बात है। ये तो अच्छी बात है ना कि सनातन से जुड़े हुए हैं, तो बखूबी निष्पक्षता के साथ उन खामियों को भी उठा रहे हैं। देखिए, ये भी अब चिंता जता रहे हैं। सरकार को पता नहीं है, इनको पता है कि यहाँ पे खच्चरों के साथ अवमाननीय तरीके से काम हो रहा है। मेरा कहने का मतलब है कि लोग अपने निजी स्वार्थ में ये वो भूल जाते हैं कि हम अगर किसी के पक्ष की बात कर रहे हैं तो दूसरा पक्ष भी है। ठीक है, फाइनल कमेंट कुलदीप राणा जी का ले लेते हैं, क्योंकि समय नहीं है। कुलदीप राणा जी, राजनीतिक स्वार्थ से परे अगर देखा जाए उत्तराखंड की जो स्थितियां हैं, इसको ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को, जो कि हमेशा सहायता केंद्र सरकार की तरफ से भी दी जाती है, तो कितना और संजीदगी बरतने की जरूरत है? देखिए, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि संजीदगी कितनी बरतने की जरूरत है जी, क्योंकि उत्तराखंड पहाड़ी प्रदेश है
और यहाँ कब कहाँ कौन सी घटना आपदा में परिवर्तित हो जाए, ये इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। बिल्कुल ठीक है। हमने जो जिस डिबेट में हम पार्टिसिपेट कर रहे थे अभी जो माननीय हाईकोर्ट के अधिवक्ता हैं श्रीमान अजय गौतम जी, मैं इनकी बात से कई इत्तेफाक रखते हुए जो सवाल होने चाहिए, ये मेरा मत है कि जो सवाल होने चाहिए, जैसे खच्चरों को लेकर के बात हुई, क्योंकि पिछले 10 सालों में केदारनाथ रूट में खच्चरों के लिए कोई अलग से मार्ग नहीं बनाया गया। खच्चर भी उसी मार्ग से जा रहे हैं और पैदल यात्री भी उसी मार्ग से जा रहे हैं। इस पर सवाल होना चाहिए, ठीक है। जो पशुओं के जो अधिकार हैं उनको लेकर के जो सरकार ने खुद नियमावलियां बनाई हैं, सरकार उन नियमावलियों को पूरा नहीं करती है। इन पर सवाल होने चाहिए, ये सवाल होने चाहिए, ठीक है। और ये बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही, और स्वाभाविक सी बात है कि भाई जब आपदा आती है कई लोग उसमें दफन हो जाते हैं, मिल नहीं पाते हैं। बिल्कुल, भारत की एक परंपरा है अंतिम संस्कार की, हमारे यहाँ मोक्ष की कल्पना की गई है, ठीक है। सरकार की नैतिक जिम्मेदारी होती है कि उन सबों को खोजे, उस पर भी सवाल होने चाहिए। बिल्कुल। क्या समय ज़्यादा नहीं देता कि चर्चा को आगे बढ़ाएं। कुलदीप जी, माफ़ी के साथ आपको रोकना चाहेंगे, और आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी बीच